राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण की सराहना की और कहा कि इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकत पर प्रकाश डाला गया है। जम्मू कश्मीर के बट्टल सेक्टर में आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के दौरान हुई गोलीबारी में एक जवान घायल हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें रोजगार, कौशल विकास, MSME और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। राजस्थान उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक आरोपी की कथित अवैध रूप से निर्मित घर को चूरू जिले में अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार 7वां बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए नए एयरपोर्ट, हाईवे और शैक्षणिक संस्थानों सहित कई बड़ी घोषणाएं की। आम आदमी पार्टी की मंत्री अतिशी राव रेवेन्यू कोर्ट में पेश हुई, जहां उन्हें मानहानि मामले में जमानत दे दी गई। अदालत ने उनकी जमानत राशि 20,000 रुपए तय की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को देश का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की तैयारी जारी है। इसी तारीख को विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर टचडाउन किया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी समेत 12 पुरानी मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा ने नए सिरे से किसान आंदोलन 2.0 की रणनीति बनाई है। नई रणनीति के तहत 1 अगस्त से 22 दिसंबर तक SKM पूरे देश में कई विरोध कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। देश की राजधानी दिल्ली समेत NCR में लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद में बारिश के बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया है। मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले में बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट में वकील ऋतिक गुप्ता के अनुसार अदालत ने साफ कहा है कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी और इसके साथ ही जिन जिन छात्रों को नीट पेपर लीक मामले में अनुचित फायदा मिला, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें वह छात्र भी शामिल होंगे जिन्हें जांच के दौरान भविष्य में दोषी पाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि छात्रों को राहत देते हुए क्वेश्चन पेपर के विवादित प्रश्न का सही उत्तर सामने रखते हुए NTA को रिजल्ट में उचित बदलाव करने का आदेश दिया है। विशेषज्ञों की माने तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश काफी संतुलित है, लेकिन इससे हजारों छात्र जो री-नीट के आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें एक हद तक निराशा हाथ लगी है। वहीं दूसरी ओर जो छात्र नीट परीक्षा में सफल हुए हैं, उनके बीच खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि यह फैसला कहीं न कहीं उनकी सफलता पर कानूनी मुहर लगाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतिहास रचते हुए लगातार 7वां केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि शानदार रही है। आपको बता दें कि भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला केंद्रीय बजट पेश हुआ है। लोकसभा में अपने संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत और आशाजनक बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने रणनीतिक नीतियों और बजटीय उपायों के माध्यम से आर्थिक गति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। ऑनरेबल स्पीकर, I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. Global context. The global economy, while performing better than expected,
is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset prices, political uncertainties, and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva, and Annadata. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs, and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment, and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. In the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया है। बजट 2024-25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट 2024-25 के लिए सभी देशवासियों को बधाई दी और कहा कि यह बजट देश को समृद्धि की ओर लेकर जाएगा और इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ये किसानों, युवाओं को प्रगति की राह पर ले जाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये उनकी आर्थिक प्रगति में निरंतरता का बजट है। देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को
समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को यानी कि लघु उद्योगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। वहीं बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली को बजट में उसका हक नहीं दिया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र को जो टैक्स दिल्ली वाले देते हैं, कम से कम उसका 5% मिलना चाहिए था, लेकिन शेयर एंड टैक्स में दिल्ली वालों को कुछ नहीं मिला है। आतिशी ने बताया कि इस बार का आम बजट 48 लाख करोड़ का है। इसमें से दिल्ली वाले सिर्फ 5% दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए मांग रहे थे, जो केंद्र सरकार के टोटल बजट का मात्र 0.4% है।
बावजूद इसके 1 रुपया शेयर एंड टैक्स दिल्ली को नहीं मिला। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना 11वां बजट देश के लोगों के सामने रखा। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने संसद में और देश के सामने रखा, ये दिल्ली के लोगों को धोखा देने का बजट है। हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों को उनका हक नहीं दिया। आज जो बजट संसद में पेश हुआ, उसमें जो दिल्ली के लोगों की डिमांड थी कि जो हम टैक्सेस केंद्र सरकार को देते हैं उसका 5% हिस्सा दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए, उस डिमांड पर दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिला। शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस पर दिल्ली का एलोकेशन 2024-25 के बजट में 0 है। उसी तरह से दिल्ली के लोगों ने ये डिमांड किया था कि जिस तरह से देश भर में लोकल बॉडीज को फाइनेंशियल एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन होता है, उसी तरह से दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी बजटरी एलोकेशन होना चाहिए। हमने ये डिमांड किया था कि 5% टैक्सेस दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी मिलने चाहिए दिल्ली के लोगों के विकास के लिए, लेकिन दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, एमसीडी को 1 रुपया भी केंद्र सरकार के बजट में नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने और राज्यों को शेयर इन टैक्सेस नहीं दिया। जो बजट डॉक्यूमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की सरकार ने अपलोड किया है, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि डेवल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर इन टैक्सेस इस 2024-25 के बजट में 1,24,000 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों को दिए गए हैं। 1,24,000 करोड़ रुपए, लेकिन दिल्ली वालों को शेयर इन टैक्सेस में 1 रुपया भी नहीं मिला। उसी तरह से ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज के लिए 82,207 करोड़ अलग अलग लोकल बॉडीज को, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज को एलोकेट किए गए हैं, लेकिन दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 1 रुपया भी इस बजट में नहीं मिला। तो 2,07,000 करोड़ दिल्ली के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से इनकम टैक्स केंद्र सरकार को दिया। उसके अलावा CGST यानी GST का सेंट्रल शेयर, उसमें 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिया। यानी कुल मिला के 2,32,000 करोड़ के टैक्सेस दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिए। दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे? दिल्ली के लोग मांग रहे थे कि उसका 5% हिस्सा 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली को उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाए। कुल मिला के दिल्ली के लोग मात्र 20,000 करोड़ रुपए मांग रहे थे, जो हमारे टैक्सेस का सिर्फ 10% है। और ये केंद्र सरकार के टोटल बजट, इस बार यूनियन बजट 48 लाख करोड़ का है। तो दिल्ली की जो 20,000 करोड़ की डिमांड है, ये यूनियन बजट का मात्र 0.4% है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 1 रुपया शेयर इन टैक्सेस का नहीं दिया और 1 रुपया भी दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नहीं दिया। तो आज के बजट ने दिल्ली के लोगों को ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी केंद्र सरकार ने आज तक 11 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है। और बजट ने ये दिखा दिया है कि ना ही भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार पावर होते हुए भी, पैसा होते हुए भी दिल्ली के लिए कुछ करने वाली है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक।
Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आम बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मीडिया को संबोधित किया। खड़गे ने इस बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों को कोई राहत नहीं मिली है, वहीं एमएसपी फर्टिलाइजर पर भी कोई राहत नहीं दी गई है। रोजगार सृजन का भी कोई जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने बजट में महंगाई को कम करने का कोई उचित समाधान न होने की भी बात कही। ये बजट पहला तो बहुत निराशाजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी और फर्टिलाइज़र और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया ना इधर का ना उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया, रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रहे, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे। इतना बाढ़ देश में हर जगह, हिमाचल हो और उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो और हमारे कर्नाटक में हो और केरला में हो, हर जगह, और इवन महाराष्ट्र हो, हर जगह ये बाढ़ आ रही है। तो बाढ़ के लिए स्पेशल स्टेप्स उन्होंने क्या लिया, कितने पैसे उसके लिए उन्होंने जाहिर किए, क्योंकि वो एनआरडीपी को स्पेशल पैसे देना पड़ता है। जितना बजट में रखते हैं उससे ज़्यादा आज नुकसान हुआ, लोगों का घर गए, मरे लोग बहुत हो गया। तो उसके बारे में भी उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया और उसके लिए उन्होंने कुछ दिया नहीं। फिर उसके बाद इनके बजट में SC ST का नाम ही नहीं, या उनके लिए जो बजट पॉपुलेशन के लिहाज से रखने का था वो भी नहीं। फिर उसके बाद देश के किसानों की मांग तो थी, हमने पहले ही बोला, वो कानून तो दूर ही रह गई। और मिनिमम वेजेस की बढ़ोतरी के बारे में भी उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया। और ये बाकी के जो जातीय जनगणना का, उसके लिए जो पैसे रखना था, वो निश्चित रूप से अगर बजट में ही रखे तो ही वो खर्च करके वो जाति जनगणना कर सकते हैं। घोषणा करने से नहीं होता। जाति जनगणना करने के लिए जितना अमाउंट रखना था उसका भी उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया। सारे देश महंगाई से तड़प रहा है, उसके लिए क्या स्टेप आप उठाने वाले हैं, क्या कदम उठाएंगे वो कंट्रोल करने के लिए, उसका कोई जिक्र इसमें डिटेल तरीके से आपने नहीं कहा। लेकिन जहाँ ज़रूरत है, मैं उदाहरण के तौर पर करता हूँ कि हमारा एरिया मोस्ट बैकवर्ड है, हैदराबाद, कल्याण कर्नाटका हैदराबाद, वहाँ पर उसको संविधान ने स्पेशल स्टेटस दिया है, वहाँ पर पैसे की ज़रूरत है।
वहाँ पर पहले से हमको स्पेशल अमाउंट होना चाहिए, ये हमारे सरकार की मांग है वहाँ से, वो भी उन्होंने इसको निगलेक्ट किया। उसके बारे में कोई उन्होंने एक लफ्ज़ भी इसमें नहीं है। प्रॉमिसेस तो बहुत है उनके, लेकिन काम कुछ नहीं होता। एक आप ऐसा, एक तो इनके 10 साल के बजट में हमको बताइए कि जैसा मनरेगा जैसा प्रोग्राम हमने किया, फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया, हेल्थ मिशन का काम हमने किया, और राइट टू एजुकेशन का काम हमने किया। ये 10 साल में सारे जनता के लिए, बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम, ऐसी सारी चीज़ें हमने 10 साल में करके सारे जनता को समान दृष्टि से हमने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2024-25 के संबंध में मीडिया को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि वित्त मंत्री ने देश का आम बजट पेश किया है। उन्होंने इस बजट को सर्वसमावेशी बताया और कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों की आशा और अमृतकाल के संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है और यह देश को आगे ले जाने वाला बजट है। मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य हैं। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित, उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम